हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संविता अध्ययन लेक्चर सीरीज। तो आज के वीडियो में हम लोग जो संविता अध्ययन का जो बेसिक है, संविता अध्ययन विषय का या फिर संविता का बेसिक है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि जो एनसीआईएसएम का टॉपिक भी है, एनसीआईएसएम सिलेबस का पहला टॉपिक है कि संविता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू संविता। ये टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। अब ये टॉपिक की जरूरत क्या है या फिर संविता अध्ययन की इस सब्जेक्ट की ही जरूरत क्या है, तो इसका क्लियर उत्तर ये हो जाएगा कि हम लोग जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग आयुर्वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसकी नींव ही, इसका बेस ही संहिताएं हैं। आयुर्वेद की जो सारी संहिताएं हैं, चाहे वो लघुत्रयी हो, बृहत्त्रयी हो या लघुत्रयी हो या अन्य जो ग्रंथ हमारे आयुर्वेद शास्त्र के हैं, वही आयुर्वेद का मूल है। उसी से ही सारे विषय हमें सीखने को मिलते हैं। तो अगर संहिताओं को ही हम लोग अच्छे से पढ़ पाए, संहिता ही अगर हमें अच्छे से समझ पाई, तो हम सारे विषयों को एक ही बुक से, एक ही संहिता से या फिर उसको हम लोग पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको काय चिकित्सा या ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट के बारे में सारी चीजें अगर जाननी है, तो आप चरक संहिता रेफर कर सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में अगर जानना है तो सुश्रुत संहिता रेफर कर सकते हैं। इनका कलेक्टिव नॉलेज अगर हमें लेना है तो अष्टांग हृदय संहिता ले सकते हैं। ऐसा हमें समझ में आता है। इसलिए संहिता जो एक आयुर्वेद शास्त्र का बेस है, उसको पढ़ना जरूरी है। और वो पढ़ना जो शुरू करने से पहले असल में संहिताएं क्या होती है, उनका बेसिक क्या होता है, संहिता किसे कहा जाता है, इसके बारे में हमें समझ में आना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए एनसीआईएसएम ने हमें ये टॉपिक दिया है। एनसीआईएसएम का यहाँ पे उद्देश्य क्लियर है। एनसीआईएसएम सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि कोई भी आयुर्वेद का छात्र, कोई भी आयुर्वेद का स्टूडेंट इस कैपेबिलिटी का हो जाए। आयुर्वेद के छात्र के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो आयुर्वेद के मूल ग्रंथ हैं, जो संहिताएं हैं, उसको अच्छे से पढ़ पाए, उनको इंटरप्रेट कर पाए और इंटरप्रेट करने के बाद उसको क्लिनिकली पेशेंट्स पे अप्लाई कर पाए। शास्त्र का अल्टीमेट जो गोल है, स्वास्थ्य का रक्षण और विकारों का प्रशमन करना या धातु साम्य करना, ये जो क्रिया है, ये कहां से आएगी? जब आपको आयुर्वेद का गहन नॉलेज होगा। आयुर्वेद का नॉलेज तभी आएगा जब आपको संहिताएं अच्छे से पढ़ने आएगी। जब संहिताएं का पूरा कोर नॉलेज हमें होगा, तो उसको हम लोग क्लिनिकली डे टू डे लाइफ में, एक्चुअल प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इस कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए एनसीआईएसएम ने ये नया सिलेबस लॉन्च किया है। और इस सिलेबस में हमें उन्होंने इंश्योर किया है कि एक आयुर्वेद का स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ बुकवर्म या पुस्तकी कीड़ा ना बन के एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वैद्य बने और संहिताओं में दिया गया जो एक्चुअल नॉलेज है आयुर्वेद का, उसको पेशेंट्स पे यूज कर पाए। अब ये जो संहिता हम लोग बार बार शब्द पूछ कह रहे हैं, ये संहिता शब्द क्या है? जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय संहिता, ये संहिता शब्द कहाँ से आया? संहिता किसे कहा जाता है? संहिता का अगर ब्रॉडली हम देखें तो संहिता दो शब्दों से मिलकर बनता है। सम मतलब टुगेदर, एकत्रित लाना। किसी भी विषय को, किसी भी एक विषय के बारे में जो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आयुर्वेद का नॉलेज स्कैटर्ड हो सकता है, या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए या रोगों का प्रशमन करने के लिए जो जो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स या अप्रोप्रिएट प्रोसेसेस होती हैं, उनका नॉलेज हमें बहुत जगह पे मिल सकता है। लेकिन उस नॉलेज को एकत्रित लाना और उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि उससे उस पर्टिकुलर विषय का पूरा नॉलेज हो पाए, इस तरह से अगर जब किसी भी विषय का पूरा स्कैटर्ड नॉलेज को एकत्रित लाके एक सूत्रबद्ध पद्धति से, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में जब रखा जाता है, उसको संहिता कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जो नॉलेज बिखरा हुआ प्रतीत होता था, उसको एकत्रित लाके एक संहिता में, एक बुक में, एक रिटर्न फॉर्मेट में या एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में लाने के बाद जो तैयार होता है, उसको संहिता कहते हैं। उसमें चरक संहिता हो गई, अष्टांग हृदय संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई और अन्य संहिताएं हो गई। ठीक है, ये जो संहिताएं हैं, इनको लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। अब नॉलेज तो हमने, जो स्कैटर्ड नॉलेज है या फिर जो भी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में नॉलेज है, उसको एकत्रित तो लेके आ गए।
लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको सूत्रबद्ध करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए, क्या उसके बेसिक होते हैं। तो मेनली जो भी बुक लिखी जाती है, जो भी संहिता ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसमें हमें क्या दिखाई देता है, पहले तो सूत्र दिखाई देते हैं। सूत्र माने क्या, कि किसी भी एक पर्टिकुलर विषय को संक्षेप में, मतलब बड़े विषय को संक्षेप में एक संस्कृत के श्लोक के या सूत्र के फॉर्म में लिख के रखना, उसको सूत्र कहा जाता है। लिख के रखना या फिर उसको बताना, इसको सूत्र कहा जाता है। मतलब जो आयुर्वेद का, जो आयुर्वेद या कोई भी शास्त्र हो, उसका जो नॉलेज है, उसको कंसाइज फॉर्म में एक वर्डिंग में या लाइन में लिखना या प्रेजेंट करना, इसको सूत्र कहा जाता है। सूत्र का ही आगे अगर हम लोग देखें, सूत्र क्या होते हैं, एक वाक्य के फॉर्म में होते हैं, वाक्य के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैं जो एक एक वाक्य बोल रहा हूं, ये फॉर्मेट ऑफ सूत्र है, सॉर्ट ऑफ सूत्र है। इसको हम लोग अगर लयबद्ध कहे, लयबद्ध करें, उसमें अगर थोड़ा सा फोनेटिक्स ऐड करें, फोनेटिक्स नहीं, थोड़ा सा उसमें इस तरह से उन शब्दों को, उस सूत्र के शब्दों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो पढ़ते समय, जैसे कि हम लोग किसी कविता को गा रहे हैं, इस तरह से वो समझ में आए। जैसे कि छंद होते हैं, जैसे कि अनुष्टुप छंद, आप जो अष्टांग हृदय संहिता के श्लोक पढ़ते हैं, वो अनुष्टुप छंद में, मैक्सिमम श्लोक वो अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में क्या होता है कि एक लय लय होती है कि आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम, ये क्या होगा, एक लयबद्ध उसको बनाया गया है। इस श्लोक को अगर सूत्र में करे, तो इसका कर्ता, क्रियापद, कर्म, इनको अगर हम लोग देखें, तो ये वाक्य इस तरह से नहीं बनेगा, इसका सूत्र अलग से बन सकता है। लेकिन उसी सूत्र को जब एक लयबद्ध लय दी जाती है और वे शब्दों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन अर्थ उसका बदलता नहीं है, उसको श्लोक कहा जाता है। अब इसमें इन श्लोकों को कई जगह पे पद्य फॉर्म, पद्य, गद्य, सूत्र को अगर हम लोग देखें, तो मैक्सिमम सूत्र अगर रहे तो हमें इस तरह से रहता है कि गद्य फॉर्मेट में रहता है। वो किस तरह में, गद्य फॉर्म, गद्य मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट में रहता है। और जब उसको थोड़ा सा लयबद्ध किया जाता है, वो कविता के फॉर्म में या फिर पद्य फॉर्मेट में आ जाता है, उस तरह से हमें दिखाई देता है। तो संहिताओं में हमें सूत्र भी मिलते हैं, श्लोक जो पद्य फॉर्मेट में वो भी मिलते हैं, और मिक्स भी मिलते हैं। जैसे कि चरक संहिता में गद्य पद्य दोनों मिलते हैं, सुश्रुत संहिता में गद्य और पद्य भी मिलते हैं। पद्य छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए है, और गद्य जो फॉर्मेट है, जो पैराग्राफ फॉर्मेट है, जहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर्स है या टिपिकल पर्टिकुलर एक प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, तो स्टेप बाय स्टेप जब एक्सप्लेन करना है, तो वहां पे आपको पैराग्राफ फॉर्मेट यूज किया जाता है। और मैक्सिमम कई कई संहिताओं में हमें दोनों मिक्स मिलते हैं। वैसे तो हर संहिता में आपको गद्य और पद्य का प्रोपोर्शनेटली अलग अलग मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक संहिता में सिर्फ गद्य मिल रहे हैं या फिर सिर्फ पद्य मिल रहे हैं। अष्टांग हृदय संहिता में आपको सारे मैक्सिमम जो श्लोक हैं वो आपको पद्य फॉर्मेट में इसमें मिलते हैं, पोइटिक फॉर्मेट में मिलते हैं। चरक संहिता में मिक्स मिलते हैं, सुश्रुत संहिता में मिक्स मिलते हैं। अब ये जो हो गया, इसमें हम लोग ये जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय संहिता, ये बार बार हम लोग जो कह रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे बृहत्त्रयी का हिस्सा है। इसी टॉपिक का एक बृहत्त्रयी का हिस्सा हम लोग देखते हैं। बृहत्त्रयी में आपके जो मेन प्रमाण ग्रंथ है, सबसे पहले लिखे गए आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, उनको बृहत्त्रयी में लिया गया है, जिसमें मैक्सिमम आयुर्वेद का नॉलेज हमें मिलता है। तो ये जो तीन बृहत मतलब सबसे बड़े या सबसे जरूरी, और त्रयी मतलब तीन ग्रंथ, तो तीन जरूरी ग्रंथ हमारे आयुर्वेद शास्त्र के हैं। वो कौन से हैं, वो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट लिखित अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ये जो तीन संहिताएं हैं। अब इसमें जो चरक संहिता है, चरक संहिता मेनली काय चिकित्सा पे फोकस करती है, इंटरनल मेडिकेशन पे फोकस करती है। यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है। अब इसका जो फॉर्मेट है, इसकी जो रचना की गई है, ये हमें एक
नॉलेज ट्रांसफर प्रोसेस के में दिखाई देती है कि उसमें एक उपदेष्टा है, मतलब महर्षि अत्रेय है, जिन्होंने अपने शिष्यों को आयुर्वेद का नॉलेज दिया है। फिर आगे आते हैं तंत्रकर्ता, चरक संहिता के सबसे पहले तंत्रकर्ता जिनको रिटन फॉर्म में लाया वो अग्निवेश है। उन्होंने अग्निवेश तंत्र नाम लिखा। अब उन्होंने ये 1000 से 1200 बीसीई में अग्निवेश तंत्र की रचना की। अब इसी अग्निवेश तंत्र को आगे चल के प्रतिसंस्करण चरक जी ने किया और उनको चरक संहिता नाम दिया। उसका काल था 2nd and 4th बीसीई में। चरक ने उनका उसमें एडिशंस किए या फिर उसका प्रतिसंस्करण किया, तो उस प्रतिसंस्करण को चरक संहिता नाम दिया गया, जो हम आज देखते हैं। और काल जब जैसे जैसे समय बीतता गया तो इस चरक संहिता अग्निशवेश तंत्र के कुछ अध्याय मिस हो गए, तो उन अध्यायों को का संपूर्ण किया गया दृढ़बल के द्वारा संपूर्ण किया गया। इसमें चिकित्सा स्थान के कुछ अध्याय हैं और कल्प और सिद्धि स्थान पूरा दृढ़बल जी ने संपूर्ण किया गया है। तो इस तरह से चरक संहिता का हमें लिनिएज दिखाई देता है। तो इसमें अत्रेय जी ने उपदेश किया, अत्रेय जी ने लिखा, चरक ने प्रतिसंस्करण किया, दृढ़बल ने संपूर्ण किया। अब ये जो चरक संहिता है इसमें 8 स्थान है। 8 स्थान है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, ऐसे करते हुए 8 स्थान हमें चरक संहिता में मिलते हैं। और इन 8 स्थानों को कुल 120 अध्यायों में डिवाइड किया गया है, मतलब 120 अध्याय टोटल हैं। उसमें से एक स्थान में, जैसे कि सूत्र स्थान में 30 अध्याय हो गए, निदान स्थान में आपको 8 अध्याय मिल गए। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों में अलग अलग अध्यायों की संख्या है। कुल मिला के टोटल 120 अध्यायों की संख्या हमें चरक संहिता में मिलती है। अब ये जो है ये मैक्सिमम सूत्र डोमिनेंट है, इसमें हमें सूत्र मिलते हैं। इसमें पद्य भी हैं, गद्य और पद्य दोनों हैं। मैक्सिमम इसमें गद्य हमें दिखाई देते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेट में ये जो चरक संहिता है ये लिखी गई है। सुश्रुत संहिता क्या है? सुश्रुत संहिता में ये जो है ये शल्य तंत्र बहुल है। शल्य तंत्र या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में मैक्सिमम इसमें हमें नॉलेज मिलता है। शल्यशाला के सर्जरी और ईएनटी से रिलेटेड नॉलेज हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। ये खासकर धन्वंतरी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, मतलब ये अत्रेय संप्रदाय, धन्वंतरी संप्रदाय, ऐसे अलग अलग सर्जिकल अगर संहिताएं हैं तो वो धन्वंतरी संप्रदाय से आती हैं। काईजिकित्सा से रिलेटेड अगर है तो उसको अत्रेय संप्रदाय से जोड़ा जाता है। तो ये जो है ये धन्वंतरी संप्रदाय में आते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात हमें दिखाई देती है कि चरक संहिता में वात, पित्त और कफ ये शरीर के महत्वपूर्ण दोष बताए गए। वात, पित्त, कफ ये दोष बताए गए हैं। अब इसमें चौथा दोष, 4th दोष, ये सुश्रुत संहिता में चौथा दोष ऐड किया गया, रक्त को चौथा दोष कहा गया है। अब जैसे कि बॉडी के सारे कार्यों का रेगुलेशन करने का काम वात, पित्त और कफ का है, ऐसा चरक संहिता में हमें वर्णन मिलता है। तो सुश्रुत संहिता में कहते हैं कि बॉडी के सारे कार्यों को रेगुलेट करने में वात, पित्त, कफ के साथ रक्त का भी इंपॉर्टेंस है। अब ये क्यों कहा गया है? अगर आप देखोगे एक सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप देखोगे तो एक सर्जन का सबसे पहले एनकाउंटर किसके साथ होता है? एक सर्जरी करते समय एक सर्जन का एनकाउंटर किसके साथ होता है? ब्लड के साथ होता है। ब्लड लॉस अगर हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और ब्लड ही आपके सारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, सारे शरीर में धातु का आवाजन करने के लिए एक मीडिया प्रोवाइड करना, ये ब्लड होता है। इसलिए सुश्रुत ने ब्लड को चौथा दोष माना है। और ये जो संहिता है ये मिक्स है, इसमें आपको सूत्र भी मिलते हैं, श्लोक भी मिलते हैं, गद्य पद्य दोनों मिलते हैं। वाग्भट संहिता जो है, वाग्भट ने 2 संहिताओं का हमें वर्णन मिलता है। एक अष्टांग संग्रह मिलता है, एक अष्टांग हृदय मिलता है। अब अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह जो है, अष्टांग संग्रह जो है ये खासकर गद्य फॉर्मेट में हमें मिलता है। गद्य मतलब कि उसमें मैक्सिमम हमें सूत्र फॉर्मेट में मिलता है, ये थोड़ा सा एलोबरेटिव है।
और जो अष्टांग हृदय संहिता है, अष्टांग हृदय ये लगभग पूरी तरह से एक पोएटिक फॉर्मेट में है। इसमें आपको पद्य फॉर्मेट में हमें ये मिलता है। ऐसे ये दोनों है। वाग्भट संहिता का इंपॉर्टेंस ये है, ये इसका एक पिक्युलरिटीज ये है कि वाग्भट ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इनको दोनों को मिला के अष्टांग हृदय और सुश्रुत संहिता, सॉरी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन दोनों का अध्ययन करके एक कलेक्टिव नॉलेज बेस क्रिएट किया और उसको अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह नाम दिया। ठीक है, ये दोनों संहिताओं का सिंथेसिस हमें मिलता है। ठीक है, ये जो संहिता है, इसने जो भी आयुर्वेद का कोर नॉलेज हमें दोनों संहिताओं में मिलता है, उसको एकत्रित लाके एक जैसे कि उसको संक्षेप में एक नेक्टर फॉर्म में दिया गया है कि जो भी नॉलेज हमें चरक संहिता सुश्रुत संहिता में मिल सकता है, उसको कंसाइज करके अष्टांग हृदय में हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो संहिताएं हैं, हमने देखा कि बहुत सालों पहले इन संहिताओं का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि 1000 बीसीई, 1200 बीसीई में अग्निवेश तंत्र का निर्माण हुआ। वैसे ही सुश्रुत संहिता हो गया, अष्टांग हृदय संहिता आज से कई सालों पहले, कई सैकड़ों हजारों साल पहले इस इन संहिताओं का वर्णन मिला, लिखा, इन संहिताओं को लिखा गया है। अब ये संहिताओं का नॉलेज हम तक इंटैक्ट जैसे था वैसा ही कैसे पहुंच पाया है? ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आयुर्वेद संहिताओं में अडल्ट्रेशन हो गया हो, या फिर उसमें कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जोड़ी गई हो, या फिर जो इतने सालों का नॉलेज हम तक इंटैक्ट कैसे पहुंचा? तो इसमें सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टीकाकारों ने। टीकाकार कौन होते हैं? कमेंटेटर्स होते हैं। टीकाकार माने कि हजारों साल पहले जो ये संहिताएं लिखी गई है, उनको आज के कंटेक्स्ट में, आज के टाइमिंग में हम कैसे अप्रोप्रिएट उनको समझ पाए, अभी के इस उस समय की लैंग्वेज को हम लोग कैसे डिकोड कर पाए, और सही अर्थ संहिताओं में दिए गए सूत्रों का, श्लोकों का सही अर्थ हम लोग कैसे समझ पाए, इसको इजी करने के लिए, इसका गाइड करने के लिए टीकाकार आते हैं, जो कमेंटेटर्स आते हैं। उन्होंने हर संहिता पे अलग अलग टीकाकार हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या किया है कि जो चरक संहिता हो गया, जैसे कि चरक संहिता हो गया, चरक संहिता का कोई भी एक सूत्र आप उठाओगे, उस सूत्र का अगर आपको नॉलेज, अब हमने पहले पहले ही देखा कि सूत्र, जो संहिताएं हैं, ये क्या है? ये ब्रॉड नॉलेज को, बहुत बड़े नॉलेज को कंसाइज करके सूत्र फॉर्म में, श्लोक फॉर्मेट में, छोटे कंसाइज फॉर्म में हमें लिखी गई है। अब इन सारे सूत्रों का अर्थ एक बार पढ़ने से हर श्लोक का अर्थ हमें समझ में आए और अप्रोप्रिएट अर्थ समझ में आए, ये जरूरी नहीं है। उसको समझने के लिए हेल्प करते हैं टीकाकार। हर एक श्लोक पे उनकी टीका होती है कि इस श्लोक का अर्थ, जो संहिताकार है क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाले होते हैं टीकाकार। तो कमेंटेटर्स, टीकाकार जो होते हैं। अब चरक संहिता पे बहुत से टीकाकार हुए, उसमें से जो जरूरी टीकाकार या फिर सबसे महत्वपूर्ण टीकाकार होते हैं, सबसे पहले 4th एडी में आपके भट्टार हरिश्चंद्र ने चरक संहिता पे टीका लिखी। उस टीका का नाम था, एक मिनट, भट्टार हरिश्चंद्र ने चरक न्यास नाम से टीका लिखी, जिसमें उन्होंने चरक संहिता के अलग अलग अध्यायों पे एक डिटेल कमेंट्री उन्होंने लिखी हुई है। वैसे ही आपके जेजट हो गए, चक्रपाणी दत्त हो गए, गंगाधर राय हो गए, ऐसे सारे टीकाकार हमें दिखाई देते हैं। चक्रपाणी दत्त की एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ब्रॉडली एक्सेप्टेड ये टीका हमें 11th एडी में चक्रपाणी दत्त ने चक्रपाणी टीका नाम से या फिर
चक्रपाणी जी ने आयुर्वेद दीपिका नाम से, चक्रपाणी टीका नहीं, आयुर्वेद दीपिका नाम से चरक संहिता पे टीका लिखी, एक कमेंट्री लिखी, जो हम लोग ब्रॉडली आज के कंटेक्स्ट में हम लोग ब्रॉडली, वैसे बहुत से वैद्य अलग अलग टीकाओं का अध्ययन करते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही टीका सारे लोग फॉलो करते हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आपके आयुर्वेद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और आप नॉलेज को, नया नॉलेज अपग्रेड करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो वैसे वैसे एक एक टीका, अलग अलग टीकाओं का अध्ययन हम लोग करते जाते हैं। वैसे ही सुश्रुत संहिता पे टीकाएं हमें मिलती हैं, जैसे कि डलहन ने निबंध संग्रह लिखा था, फिर आपको गायादास ने न्याय चंद्रिका ये टीका लिखी थी, दलहन की हमने देखा है। अष्टांग हृदय जो ग्रंथ है, उस पे हमें अरुण दत्त की सर्वांग सुंदरी टीका हमें देखने के लिए मिलती है। वो अब ये जो टीकाएं हैं, ये जो कमेंट्रीज है, ये कमेंट्रीज इन लोगों ने, हम लोग जो कह रहे हैं कि ये कमेंट्रीज इतनी अप्रोप्रिएट कैसे हुई, कि इतनी अप्रोप्रिएट कैसे हो पाई कि जो संहिताकार जो अर्थ बताना चाहते हैं, जो विषय बताना चाहते हैं, उनको उन्होंने सूत्रों के फॉर्म में लिख दिया। उन सूत्रों को अच्छे से समझने के लिए टीकाकारों ने उन पे कमेंट्रीज लिखी, टीकाएं लिखी, और वो टीकाओं के बेसिस पे हम लोग आज संहिताओं का एक्चुअल अर्थों को हम लोग समझ पाते हैं। अब ये जो लिंक है, मतलब संहिताओं के गूढ़ अर्थ, जो एप्रोप्रिएट जो अर्थ हैं, उनको डिकोड करने के लिए लगने वाले एफर्ट्स, ये जो टीकाकारों ने लिए हैं, ये ऐसे क्यों कर पाए, उन्होंने ये क्यों कर पाए? एक तो उनका नॉलेज, और नॉलेज के साथ कुछ ऐसे टेक्निक्स थी जो संहिताओं में पहले से ही वर्णन करके रखी हैं, कि नॉलेज, इस संहिता का जो कोर नॉलेज है उसको कैसे डिकोड कर पाए। जैसे कि एक जिप फाइल होती है, कि आप जिप फाइल आपके कंप्यूटर में होती है, उसको ओपन करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लगता है। वो सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में है, तो उस जिप फाइल का जो एक्चुअल कंटेंट है, वो पूरा कंटेंट आप लोग एक्सेस कर पाते हो। तो वैसे ही आयुर्वेद संहिता अगर जिप फाइल है, और टीकाकार या फिर कोई भी आयुर्वेद का विद्यार्थी या आयुर्वेद के वैद्य है, वो अगर इस आयुर्वेद संहिता नामक जिप फाइल में से अगर ये वैद्य एज अ डेवलपर एक्चुअल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, तो उनको वो सॉफ्टवेयर लगता है, एक की लगती है, उस की को कहा जाता है तंत्र युक्ति। क्या कहा जाता है? तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति क्या होती है? तंत्र माने शास्त्र, और युक्ति माने उस शास्त्र को डिकोड करने के लिए यूज होने वाली आइडिया, तो उसको तंत्र युक्ति कहा जाता है। ऐसी बहुत सी तंत्र युक्तियां हमें दिखाई देती है, जैसे कि चरक संहिता और अष्टांग हृदयकारों ने आपको 36 तंत्र युक्ति का वर्णन मिलता है, और सुश्रुत संहिता में 32 तंत्र युक्ति का वर्णन हमें मिलता है। अब ये तंत्र युक्ति क्या होती है? तंत्र युक्ति का मेन पर्पस होता है संहिताओं में दिए गए सूत्रों के गूढ़ अर्थों को एलाबोरेट करके समझाना, या फिर एप्रोप्रिएट रीजनिंग डेवलप करने के लिए मदद करना। ये आपका संहिता तंत्र युक्ति का वर्णन होता है। अब ये जो तंत्र युक्ति होती है, इसका मेन क्या होता है? दो मेन उसके पर्पस होते हैं। एक होता है वाक्य योजना। वाक्य योजना मतलब संहिता बनाते समय अगर किसी को संहिता लिखनी है, तो उसने वाक्य किस तरह से लिखने चाहिए, ये, और लिखे गए वाक्यों को कैसे समझना चाहिए, ये दो मेन पर्पस सॉल्व करने का काम जो होता है, वो आपका संहिता तंत्र युक्ति का होता है। वाक्य योजना और अर्थ योजना, जो वाक्य लिखे गए हैं उनके अर्थों को एप्रोप्रिएटली, जो अर्थ वहां पे दिया गया है उसी को समझने में मदद करना, ये आपके तंत्र युक्ति का महत्व होता है। जैसे कि हमने जिप फाइल का एग्जांपल देखे, जिप फाइल अगर चरक संहिता या फिर कोई भी संहिता अगर जिप फाइल है, तो उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको तंत्र युक्ति नामक सॉफ्टवेयर लगने वाला है। तभी आप उस फाइल का एक्चुअल नॉलेज, पूरा नॉलेज आप उसका एक्सप्लोर कर पाओगे। अब ये जो तंत्र युक्तियां होता, इनका इंपॉर्टेंस हमने तो देख लिया।
अब इनका एप्लीकेशन कैसे होता है? तंत्र युक्ति का एप्लीकेशन, तंत्र युक्ति 36 और 32 ऐसे तंत्र युक्ति का हमने वर्णन किया। इन तंत्र युक्तियों का डिटेल वर्णन हम लोग हर एक अध्याय में, ये जो लेक्चर सीरीज हम लोग ले रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज में जब जब हम लोग जो जो अध्याय सीखेंगे, चाहे वो अष्टांग हृदय का हो, चाहे वो चरक संहिता का हो, हर एक अध्याय में हम लोग श्लोक बाय श्लोक उस अध्याय को पढ़ेंगे और हर अध्याय में जो जो एप्रोप्रिएट तंत्र युक्ति जहां पे लागू होती है, उस तंत्र युक्ति का ऑन स्पॉट हम लोग एनालिसिस करके उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग संहिता समझने के लिए तंत्र युक्ति का क्या रोल होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अधिकरण तंत्र युक्ति। अधिकरण तंत्र युक्ति का उपयोग कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आयुर्वेद के कंटेक्स्ट में आप अगर देखें तो आयुर्वेद में भी बहुत शाखाएं हैं। हर एक शाखा में पर्टिकुलर एक शब्द का अर्थ बदल जाता है। अगर आपको अधिकरण पता है, कॉन्टेक्स्ट पता है, तो आप उस शब्द का अर्थ एप्रोप्रिएट लगा सकते हैं। जैसे कि रसशास्त्र में अगर हम लोग देखें, रसशास्त्र नामक आपका जो विषय है सेकेंड ईयर को आपको आएगा, उसमें अगर रस का शब्द, रस धातु ऐसा अगर शब्द आपको मिलता है तो उसका रेफरेंस आपको पारद से होता है। पारद जो मर्क्यूरी होता है उसको रस धातु कहा जाता है। अगर हम लोग क्रिया शरीर या चिकित्सा शास्त्र में आपके अगर क्रिया शरीर में आए या फिर आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, उसमें रस धातु का वर्णन क्या आता है? उसमें रस माने आपका जो आहार रस है उसको रस कहा जाता है। अगर हम लोग फॉर्मुलेशंस में जाएं तो रस किसे कहा जाता है? किसी भी हर्बल कंपोनेंट का पीस कर उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उसको रस कहा जाता है। पत्तियों को निचोड़ कर, पीस कर निचोड़ कर जो निकलता है वो रस होता है। ठीक है। अगर धातुओं का कॉन्टेक्स्ट देखें हम लोग, शरीर धातु जो सप्त धातु है उसमें रस का अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो रस धातु आपका टिश्यू, जो शरीर के टिश्यू है उसको रस कहा जाता है। तो अलग अलग विषयों के अधिकरण क्या है? मतलब अगर आपका अधिकरण शरीर का कंपोजिशन है उसमें रस क्या आता है? रस टिश्यू के फॉर्म में आता है। आहार का अगर आप कंटेक्स्ट ले रहे हो, अधिकरण ले रहे हो, तो आपका रस आहार रस धातु हो जाता है। रस शास्त्र का अधिकरण है तो आपका पारद हो जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए अधिकरण इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। वैसे ही हेत्वार्थ, किस विषय के बारे में डिस्कशन हो रहा है उसके बेसिस पे पर्टिकुलर एक फ्रेज का अर्थ निकलना, ये हेत्वार्थ होता है। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति माने कि एक विषय बताने के बाद वहीं पे आपको उसी से रिलेटेड अपोजिट या रिलेटेड विषयों का नॉलेज बिना बताए हो जाना, उसको अर्थापत्ति कहा जाता है। जैसे कि संहिता में हमें वर्णन मिलता है कि दिन में सोने से, दिवा स्वाप लेने से, दिन में नींद लेने से या नींद सोने के कारण शरीर में कफ बढ़ता है। इसी से हमें क्या पता चलता है कि रात में सोने से कफ नहीं बढ़ता है, रात में सोने से कफ नहीं बढ़ता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये अर्थापत्ति हो गया। वैसे ही वाक्य शेष तंत्र युक्ति होती है कि कई वाक्य ऐसे होते हैं कि उनको अधूरा छोड़ दिया जाता है। अधूरा माने कि एक वाक्य जो होता है उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है, ये मानते हुए कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि संहिताकार आगे का क्या वाक्य कहना चाहता है। इससे क्या होता है कि शास्त्र संक्षेप में बताया जा सकता है और कम से कम शब्दों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा सकती है। ये हो गए तंत्र युक्ति। इन तंत्र युक्तियों का डिटेल वर्णन हम लोग हर एक अध्याय में देखने वाले हैं। अब ये तो हो गया, हमने शास्त्र देख लिया, संहिता देख लिया, संहिताओं के टाइप्स देख लिए हमने, संहिताओं के टीकाकारों के वर्णन देख लिया। अब संहिताओं को डिकोड करने के लिए टीकाकार क्या टूल्स यूज करते हैं और हमने क्या टूल्स यूज करने चाहिए, ये तंत्र युक्ति के बारे में हमने देख लिया। अब ये तो हमने समझ लिया कि आयुर्वेद का एक्चुअल नॉलेज हम लोग कैसे पा सकते हैं। लेकिन अगर कोई संहिता हम लोग जो पढ़ रहे हैं वही फॉल्टी है, तो उसी में ही कोई फ्लॉज है, कोई डिफेक्ट है, तो जो नॉलेज हमें मिलने वाला है, भले ही आप तंत्र युक्ति या फिर कोई टीकाकार का भाष्य ले लोगे, लेकिन जो एक्चुअल ग्रंथ हैं
वही अगर फॉल्टी है, उसी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको सही से नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए एक संहिता ग्रंथ, आइडियल संहिता ग्रंथ कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें रूल्स मिलते हैं संहिताओं में। वो रूल्स होते हैं तंत्र गुण और तंत्र दोष। किसी भी आदर्श संहिता में, आदर्श टेक्स्ट बुक में, या फिर किसी भी विषय के पुस्तक में 10 तंत्र गुण होने ही चाहिए। उन तंत्र गुणों के साथ ही उसको एक रेफरेंस बुक के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। और 15 तंत्र दोष बताए गए हैं, 15 तरह के दोष बताए गए हैं कि वो एक संहिता ग्रंथ में नहीं होने चाहिए। अब ये जो तंत्र गुण और तंत्र दोष बताए गए हैं, वो कौन से हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। कि जैसे कि तंत्र गुण हम लोग देखते हैं, तंत्र गुणों में क्या क्या हमें मिलता है कि एक टोटल 10 तंत्र गुण बताए गए हैं। तंत्र गुण में सबसे पहला होता है सुमहत, ऐसा एक तंत्र गुण बताया गया है। सुमहत मतलब क्या, कि वो इतना बड़ा चाहिए, कोई भी संहिता इतनी बड़ी चाहिए कि अप्रोप्रिएट उस विषय का नॉलेज हमें मिल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं चाहिए। उसका जो साइज है, उसमें बताए गए जो विषयों की लंबाई या फिर उसका जो एलाबोरेशन है, वो ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। दूसरा होता है कि अर्थ बहुल। अर्थ बहुल दूसरा तंत्र गुण है। अर्थ बहुल मतलब जो विषयों का वर्णन वहां पे दिया गया है, उनका अर्थ उस विषय के, जैसे कि आयुर्वेद संहिताओं में हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सारे विषय बताए गए हैं। तो उसके जो विषय है, वो उसी विषय के बारे में आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो जो विषय हो सकते हैं, उसके अर्थों से रिलेटेड ही हाईली इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन वहां पे होनी चाहिए। दूसरा, आप्त पूजित। आप्त पूजित मतलब जो बड़े बड़े रचनाकार हैं, जो एक्चुअल ग्रंथों की रचना उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों की जिन्होंने रचना की है, उन लोगों ने उसका इवेल्युएटेड, उनके द्वारा सजेस्टेड वो बुक होना चाहिए। उनके द्वारा पीयर रिव्यूड या एक्सेप्टेड ऐसा वो ग्रंथ होना चाहिए। दूसरा, सुपरिणित, सॉरी, सुप्रणीत क्रम ऐसा होना चाहिए। सुप्रणीत क्रम मतलब एक ग्रंथ की जो रचना है, वो प्रॉपर सिक्वेंशियल होनी चाहिए। जैसे कि चरक संहिता में हमें मिलता है, चरक संहिता में सबसे पहले आपको सूत्र स्थान का वर्णन मिलता है। सूत्र स्थान में भी आपको क्या मिलता है, सूत्र स्थान में आपको भेषज चतुष्क, उसके पहले भेषज चतुष्क का वर्णन मिलता है। पहले 4 अध्याय जो है, वो आपको आयुर्वेद में जो जो औषधियां मिलती हैं, उन औषधियों का ब्रीफ नॉलेज आपको वो दिला देते हैं। अब भेषज चतुष्क खत्म होने के बाद वो आपको स्वास्थ्य चतुष्क पे लेके जाते हैं कि चिकित्सा शुरू करने से पहले चिकित्सा की नीड पड़नी ही नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा देने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि दिनचर्या, ऋतुचर्या हो गई, उसके बारे में वर्णन मिलता है। फिर आपको निदर्शन तंत्र, निदर्शन चतुष्क मिलता है। निदर्शन चतुष्क में आपको क्या मिलता है कि जो आप प्रोसेसेस फॉलो करने वाले हो, उनके लिए प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन आपको निदर्शन तंत्र निदर्शन बोल रहा हूं, निर्देश चतुष्क में मिलता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना, कि प्रोसेसेस टू बी फॉलोड, ये जो बताया गया है वो निर्देश चतुष्क में आपको मिलता है। आगे आपको कल्पना चतुष्क मिलता है। कल्पना चतुष्क में आपको क्या मिलता है कि जो चिकित्सा करने के लिए, ये जो प्रोसेसेस फॉलो करने के लिए, जो चिकित्सा की प्रोसेसेस जो होती हैं, उसमें जो यूज होने वाले जो औषधियां होती हैं, उनके अलग अलग फॉर्मुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मिलता है। फिर आगे आपको रोग चतुष्क मिलता है कि ये जो चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं, उनकी वो चिकित्सा किन रोगों में की जाती है, उनका मिलता है। फिर आगे योजना चतुष्क। अब ये जो योजना चतुष्क है, यहाँ पे एक्चुअल इन कल्पनाओं का किन रोगों में किस तरह से कहां पे यूज किया जाएगा, इसका योजना चतुष्क में आपको वर्णन मिलता है। और लास्ट में आपको चिकित्सा द्रव्यों के बारे में वर्णन करने के बाद
आहारीय द्रव्यों के बारे में वर्णन मिलता है वो आपको अन्नपान चतुष्क में मिलता है। तो ये क्या है, एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरिंग हो गया। अब सूत्र स्थान में आपको आयुर्वेद का मैक्सिमम कोर नॉलेज या बेस नॉलेज, बेस क्लियर आपको करवा देते हैं। अब ये बेस क्लियर करने के बाद आपको निदान स्थान मिलता है। निदान स्थान में व्याधियों का इंट्रोडक्शन हमें मिलता है। पहले अध्याय में व्याधि किसे कहा जाता है, निदान पंचक क्या होते हैं, इसका वर्णन मिलता है। फिर ज्वर से लेकर रक्त पित्त से लेकर अपस्मार उन्माद ऐसे सारे 8 बड़े व्याधियों के समूहों का वर्णन आपको निदान में मिलता है। फिर विमान स्थान मिलता है। विमान स्थान में आपके धातुओं का डिटेल्स मिलती है। व्याधि निर्माण होने के पीछे जो व्याधि निर्माण होने के पीछे जो धातु में दुष्टि आती है, धातु में स्रोतसों में दुष्टि आती है, ये बताया जाता है। तो वो धातु क्या है, स्रोतस क्या है, उनका प्रमाण क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। ऐसे शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, ऐसा बताने के बाद फिर लास्ट में आपको चिकित्सा स्थान आता है। और चिकित्सा स्थान होने के बाद चिकित्सा में यूज होने वाले पंचकर्मों के लिए जो कल्प यूज किए जाते हैं उनका डिटेल नॉलेज आपको कल्प स्थान में मिलता है। और जब चिकित्सा के लिए जो कल्प यूज किए जाने वाले हैं वमन विरेचन पंचकर्म के लिए, उन पंचकर्मों की सिद्धि के उपाय क्या होते हैं, मतलब जो पंचकर्म आपने किया है वो सही से हुआ है कि नहीं या फिर गलत हुआ है तो उसकी चिकित्सा क्या, इसके बारे में आपको सिद्धि स्थान में वर्णन मिलता है। तो ये जो एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइज करने की जो प्रोसेस होती है उसको सुप्रणीत क्रम कहा जाता है। सुप्रणीत क्रम, एक संहिता सुप्रणीत क्रम से होनी चाहिए। और एक और तंत्र गुण हमें मिलता है, तो वो होता है त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम, ऐसा तंत्र गुण मिलता है। त्रिविध बुद्धि शिष्य हितम मतलब क्या, कि आयुर्वेद की संहिताओं को जो पढ़ने वाला व्यक्ति, वो उसकी बुद्धि हीन बुद्धि हो, मध्यम बुद्धि हो या तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति हो, सब व्यक्तियों को आयुर्वेद का उस संहिता का, उस बुक का नॉलेज अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस तरह से उसको लिखा गया हो, ऐसा अगर है तो वो तंत्र गुणों में आता है और वो एक आदर्श संहिता आती है। अब तंत्र गुण सिर्फ होने से जरूरी नहीं है कि वो एक आदर्श संहिता हो, उसमें तंत्र दोष भी नहीं होने चाहिए। 15 तंत्र दोष बताए गए हैं। 15 तंत्र दोष कौन से होते हैं? 15 तंत्र दोष में सबसे पहला दोष आया है अप्रसिद्ध शब्द। अप्रसिद्ध शब्द मतलब ऐसे टर्मिनोलॉजीज नहीं होनी चाहिए कि जो सामान्य जनमानस को या फिर जो पढ़ने वाला व्यक्ति हो उसको समझ में ही ना आए, उसको पता ही ना हो। ऐसी कोई भी टर्मिनोलॉजीज, ऐसे कोई भी शब्द उस शास्त्र में नहीं होने चाहिए। दुष्प्रणीत, दुष्प्रणीत नहीं होना चाहिए। दुष्प्रणीतम मतलब उसका जो सीक्वेंस है, उसमें विषयों का जो सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे हमने चरक संहिता के बारे में डिस्कस किया, तो वो सीक्वेंस छोड़ के नहीं चाहिए। मतलब कहीं पे आपको दिनचर्या के बारे में वर्णन कर दिया, आप दिनचर्या के 5 ऋतुओं का वर्णन एक जगह पे कर दिया, छठे ऋतु का कहीं और कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर चिकित्सा के बारे में वर्णन करते करते निदान का अंदर इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ऐसा नहीं चाहिए। एप्रोप्रिएट क्रम से ही वो होना चाहिए। असंगतार्थ, जो विषय चल रहा है उसी के बारे में विषयों का वर्णन एक जगह पे होना चाहिए। ऐसा असंगत अर्थ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई विषय चल रहा है और बीच में कोई नया विषय घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। असुखारोही, असुखारोही नहीं होना चाहिए। असुखारोही मतलब उस तंत्र की, उस बुक की, उस संहिता की भाषा जो है ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वालों को इंटरेस्ट रहे, पढ़ने वालों को फॉरेन लैंग्वेज वो नहीं लगनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। विरुद्धम, विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब उसी बुक में एक सिद्धांत बताया गया है और आगे चल के उसी सिद्धांत के विपरीत कुछ बातचीत बताई गई है। मतलब एक जगह पे बताया गया कि वात पित्त कफ ये शरीर को धारण करने वाले दोष हैं, शरीर को पोषण या शरीर का सारा क्रिया व्यापार को मॉनिटर करने वाले दोष वात पित्त कफ है। और आगे चल के कहते हैं कि वात पित्त का कफ का शरीर में कोई रोल ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा,
अति विस्तृत नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, और ना अति संक्षिप्त होना चाहिए, अति संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए, अप्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। मतलब वहां पे जिन चीजों का वर्णन नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजों का भी अगर वर्णन यहाँ पे हो रहा है, अप्रयोजन मतलब जरूरत ना होते हुए भी विषयों का वर्णन अगर आ रहा है, तो वो अप्रयोजन है, वो भी तंत्र दोष है। भिन्न क्रम मतलब तार्किक क्रम नहीं है। पुनरुक्तम, एक ही विषय को बार बार बताया जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समाप्तार्थकम, असमाप्त अर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब कोई विषय बात कर रहे हैं और बीच में उसको छोड़ दिया, और जो बात कर रहे थे उसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, उसका अर्थ कंप्लीट होने से पहले ही बीच में ही विषय खत्म हो गया, तो ये ब्लाइंड एंड नहीं होना चाहिए। फिर अपार्थकम, अपार्थ मतलब कि कोई ऐसा शब्दों की रचना इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि उससे कोई गलत ही अर्थ निकल रहा हो, जो जरूरी नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। और अव्याहतम मतलब एक ही पाठ में, मतलब एक ही लाइन में उसी को विपरीत करने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। मतलब वात के गुण बताते समय अगर वात तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, ऐसा श्लोक है, इसमें अगर तत्र रुक्ष स्निग्ध ऐसा अगर शब्द आता है तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक ही शब्द में आप वात को रुक्ष भी बोल रहे हो और शीत भी बोल रहे हो, रुक्ष भी बोल रहे हो और स्निग्ध भी बोल रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये अव्याहत हो गया, ये तंत्र दोष हो जाता है, ये गलत है। तो ये जो हो गए ये तंत्र दोष है। तो इस बेसिस पे अगर ये क्राइटेरियाज अगर कोई भी संहिता फॉलो करती है तो उसको एक प्रॉपर आदर्श ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। अब ये तो हो गई संहिताओं के बारे में डिटेल डिस्कशन कि संहिता क्या होती है, संहिताओं का नॉलेज क्या जरूरी है। अब ये संहिता पढ़ने के लिए, ये जो संहिताओं का नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप कैपेबल हो कि नहीं, या फिर आपको संहिताओं का नॉलेज प्राप्त करने के लिए क्या कैपेबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, इसके बारे में एक कंसेप्ट आता है, वो होता है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में क्या आता है, अनुबंध चतुष्टय में आपको चार कंसेप्ट आते हैं। एक होता है अधिकारी, या फिर अधिकारी या अभिधान, अभिधान या अधिकारी। मतलब क्या कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो उस संहिताओं को, उस नॉलेज को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वो क्वालिफाइड है कि नहीं, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, मतलब उसका उस विषय में इंटरेस्ट है कि नहीं। आप अगर आयुर्वेद संहिता, आप अगर बीएमएस को आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप आयुर्वेद शास्त्रों को, मेडिकल साइंस को अप्रोप्रिएटली आप ग्रास्प कर पाओ और उसके अकॉर्डिंगली खुद को ढाल पाओ। अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है तो आप सही से एक डॉक्टर नहीं बन सकते या आयुर्वेद संहिताओं का नॉलेज नहीं ले सकते। वैसे ही विषय, जो आप विषय पढ़ने वाले हो वही विषय आपको मिलने वाला है कि नहीं। मतलब आप बीएमएस में आप डॉक्टर होने के लिए आए हो और आपको किसी इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो ये लॉजिकल है क्या, वो नहीं है। तो आप अधिकारी कौन है, जो आयुर्वेद को समझने के लिए, किसी भी विषय के लिए उसको समझने के लिए वो कैपेबल हो, उसको उसका अवेयरनेस हो। दूसरा, वो विषय वहां पे अवेलेबल हो, मतलब उसी विषय की शिक्षा उसके पास उसको मिलती रहे। या फिर संहिताओं के बारे में अगर हम लोग पढ़ते समय अगर करें तो अष्टांग, अगर हम लोग चरक संहिता का दीर्घजीवितीय अध्याय देखें तो दीर्घजीवितीय अध्याय का विषय क्या है, दीर्घ जीवन प्राप्ति के लिए मिलने वाले जो विषय, जो भी उपाय है, ये उसका दीर्घ जीवितीय अध्याय का विषय है। ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब जो विषय आप, ये अधिकारी व्यक्ति जो विषय पढ़ रहा है उसका प्रयोजन क्या है। जैसे कि धातु साम्य क्रिया, ये आयुर्वेद का अल्टीमेट प्रयोजन है। आयुर्वेद का अल्टीमेट गोल क्या है, धातु साम्य प्रस्थापित करते हेल्थ को प्रिजर्व करके रखना, ये प्रयोजन है। तो आपको अधिकारी कैपेबल है क्या, विषय अप्रोप्रिएट है क्या, प्रयोजन क्या है उस विषय का, और उस प्रयोजन के, ये तीन के बाद संबंध प्रस्थापित करना,
उस अधिकारी का विषय के साथ और विषय के प्रयोजन के साथ संबंध प्रस्थापित करना। या फिर आप अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर पढ़ते समय आपको खुद का उस चैप्टर के साथ संबंध प्रस्थापित करके उस विषय के बारे में एक्चुअल वो क्या कहना चाहते हैं उसको अलग अलग तंत्र युक्ति या फिर जो विषय चल रहा है उससे को रिलेट करके इंटरलिंक करके समझ पाना, इसको संबंध प्रस्थापित करना आता है। ये आते हैं अनुबंध चतुष्टय। अब अनुबंध चतुष्टय के बाद हमें कोई भी शास्त्र समझने के लिए एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है या फिर एक प्रोसेस समझ में आता है, फॉलो करना पड़ता है। वो होता है अष्ट प्रश्न। अष्ट प्रश्नों का वर्णन हमें चरक संहिता सूत्रस्थान के 30 नंबर अध्याय जो है उसमें मिलता है। उसमें क्या है, अष्ट प्रश्न क्या होते हैं? अष्ट प्रश्न आपको आप जो विषय पढ़ रहे हो उसकी क्लियरिटी देने वाला टूल है। ये 8 प्रश्न अगर आपको पता है तो आपको क्लियरिटी है कि आप सही में क्या पढ़ रहे हो, किस चीज का नॉलेज ले रहे हो, किस विषय के बारे में डिस्कस कर रहे हो। वो अष्ट प्रश्न क्या होते हैं? पहला होता है तंत्र। तंत्र मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सा साइंस आप पढ़ने जा रहे हो। सबसे कोर, आप आयुर्वेद में आए हो, आप कौन सा साइंस पढ़ने जा रहे हो? आप आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र को पढ़ने के लिए आए हो। तो ये क्लैरिटी एक स्टूडेंट के मन में चाहिए। आपको अगर ये क्लैरिटी है कि मैं आयुर्वेद शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र, अग्निवेश तंत्र, चिकित्सा चरक संहिता पढ़ने के लिए मैं बैठा हूं, तो ही आप आगे के विषय समझ पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए आप क्या पढ़ने जा रहे हो। फिर तंत्र अर्थ, पहले तो तंत्र क्या है, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, ये तंत्र हो गया। तंत्र अर्थ, अब इस तंत्र का इंपॉर्टेंस क्या है, इस तंत्र में क्या डिटेल्स दी गई है। तंत्र मतलब आप तंत्र के तौर पे चरक संहिता ले लीजिए, अग्निवेश तंत्र ले लीजिए। चरक संहिता पढ़ने बैठ रहे हो, चरक संहिता आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्या है, किस विषयों के बारे में बताया गया है। तो चरक संहिता में उसका अर्थ क्या है, उसके में विषयों का, किन विषयों का वर्णन है, उसमें कोर कंसेप्ट क्या है, वो है स्वास्थ्य का रक्षण और विकारों का प्रशमन करने के लिए जो जो उपाय हो सकते उसका वर्णन जो आता है वो तंत्र अर्थ में आता है। फिर आता है उस तंत्र में, उस पुस्तक में स्थान आता है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, चिकित्सा स्थान, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान, ये स्थान होते हैं। फिर उन स्थानों का अर्थ, अब सूत्र स्थान का क्या पर्पज है, निदान स्थान का क्या पर्पज है, चिकित्सा स्थान का क्या पर्पज है, उसको स्थान अर्थ कहते हैं। अध्याय, अब हर एक अध्याय में, हर एक स्थान में एक अध्याय आता है, तो उस अध्याय का क्या पर्पस है। जैसे कि दीर्घजीवित अध्याय का क्या पर्पस है, जोर निदान अध्याय का क्या पर्पस है, उन्माद चिकित्सा अध्याय का क्या पर्पस है, बस्ती सिद्धि का क्या पर्पस है। तो ये हो गया अध्याय का पर्पस क्या, ये हो गया अध्याय अर्थ हो गया। अध्याय अलग अलग स्थानों में अध्याय, और अध्यायों में विषय का उनका पर्पस क्या है, उनमें क्या विषयों का वर्णन है, वो अध्याय अर्थ में आता है। फिर हर एक अध्याय में आते हैं प्रश्न। प्रश्न में मतलब अध्याय के अंदर दिए गए अलग अलग सब टॉपिक। जैसे कि दीर्घ जीवित अध्याय में सबसे पहले क्या देते हैं आपको कि दीर्घ जीवितम अन्विच्छन् भरद्वाजम उपागमत, ये शब्द हमें मिलते हैं। तो क्या बोलते हैं, दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए। अब ये दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए गए, ये एक विषय हो गया, ये एक प्रश्न होगा कि उसका डिटेल्स है। अब फिर दीर्घ जीवन क्या है, आयु क्या होता है, आयु की व्याख्या क्या होती है, दीर्घ जीवन प्राप्त करने की जरूरत क्या थी, फिर वो क्यों गए, कैसे गए, ये सारी क्या हो गए, ये विषय हो गए। फिर आगे आपको द्रव्यों का वर्गीकरण मिलता है, फलिनी मूलिनी द्रव्यों का वर्गीकरण मिलता है, ऐसे सारी चीजें होती है। ये क्या है, ये उस अध्याय के विषय हो गए, उस अध्याय के प्रश्न हो गए। अब उस प्रश्नों के मतलब सब टॉपिक्स हो गए, अध्याय के सब टॉपिक्स हो गए। अब उन सब टॉपिक्स में क्या डिटेल्स बताई गई है, जैसे कि द्रव्य वर्गीकरण। अब द्रव्य वर्गीकरण में आपको स्थावर, जांगम, औद्भिद, ऐसे वनस्पति, वानस्पत्य, ऐसे द्रव्यों का वर्गीकरण आता है, फलिनी मूलिनी द्रव्यों का वर्गीकरण आता है, उनके डिटेल्स आपको मिलते हैं। तो वो हो गए प्रश्न अर्थ हो गए। तो ये हो गए आपके अष्ट प्रश्न। किसी भी शास्त्र को समझने के लिए जो जरूरी 8 प्रश्न होते हैं वो अष्ट प्रश्न हो गए।
अब इसके आगे आपको एक आता है कि त्रिविध ज्ञानोपाय। अब ये तो हमने समझने के संहिता क्या है, उसको समझने के लिए टूल क्या है, ये सारी चीजें, लेकिन त्रिविध ज्ञान उपाय क्या होते हैं? किसी भी नॉलेज को आत्मसात करने के लिए, आपका वो नॉलेज पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए क्या उपाय होते हैं? वो 3 उपाय होते हैं। 3 में से पहला उपाय होता है अध्ययन। सबसे पहले अध्ययन करना। अध्ययन कैसे कैसे कर सकते हो आप? पढ़ के, सुन के, लेक्चर्स अटेंड करके, आपके आप्तजनों के गाइडेंस लेके, अलग अलग संहिता ग्रंथों के रेफरेंसेस को टैली करके, अलग अलग रेफरेंसेस को खुद पढ़ के, खुद लेक्चर सुन के, ये हो गया अध्ययन हो गया। मतलब किसी भी विषय को नए विषय से शुरुआत करके उसको अध्यय सुनना, पढ़ना, लिखना, ये हो गया अध्ययन हो गया। उसमें आपका अभ्यास भी आता है। मतलब अध्ययन मतलब पढ़ना और उसको बार बार रिपीटेटिवली अपडेट करते रहना, ये अध्ययन हो गया। फिर अध्ययन होने के बाद, आपको अप्रोप्रिएट नॉलेज होने के बाद उसका अध्यापन करना, मतलब आपको जो नॉलेज है वो दूसरों को बांटना, ये दूसरा ज्ञानोपाय हो गया। और अध्यापन के बाद आपको तद्वित संभाषा। अब अध्ययन और अध्यापन के बाद जो उस विषय के स्पेशलिस्ट हैं, उस विषय के जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनके साथ तद्वित संभाषा, कन्वर्सेशन, जो प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसको अटेंड करना और नए नए विषयों की डेप्थ में जाते रहना। और तद्वित संभाषा, अलग अलग फोरम्स पे जाके, अलग अलग तज्ञ लोगों से मिलके विषयों को और समझना, ये होता है तद्वित संभाषा। तद्वित मतलब जो विद्वान, उस विषय के जो विद्वान लोग हैं, उनके साथ वार्तालाप या संभाषण करना, कम्युनिकेशन करना और डिस्कशंस करना, ये तद्वित संभाषा आती है। ठीक है, तो ये हो गए त्रिविध ज्ञानोपाय हो गए। ये सारी चीजों को का समझना क्या जरूरी है, इसका बेस क्या है, ये सारी चीजें आपको संहिता अध्ययन, ये विषय समझ के संहिताओं को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाने के लिए यूटिलाइज होने वाले ये विषय हमें मिलते हैं। अब ये जो विषय है, ये जो संहिता अध्ययन विषय है, इसको एनसीआईएसएम इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहता है, इस तरह से यूटिलाइज करना चाहता है कि एक आयुर्वेद का विद्यार्थी अप्रोप्रिएटली उसको नॉलेज लेके डिटेल में समझ पाए, डिटेल में प्रैक्टिस में यूज कर पाए। अब ये प्रैक्टिस आप कब कब कर पाओगे, संहिताओं को अच्छे से कब पढ़ पाओगे? जब आप खुद के इंस्पिरेशन से, खुद संहिता को सामने रख के एक एक श्लोक को पढ़ोगे, उनके अर्थों को जानोगे और उसको प्रैक्टिकल वे में यूज करने की कोशिश करोगे। यही अल्टीमेट गोल एनसीआईएसएम का है। अगर आप संहिताओं को सिर्फ नोट्स पे, शॉर्ट नोट्स पे, या एग्जाम जब नजदीक आ जाती है उस समय पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस के वीडियोस, या अलग अलग वेब जो ऑनलाइन रिसोर्सेस में जो बहुत ही खराब तरह से, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में या नोट्स फॉर्म में आपको दिया जाता है, वो एग्जाम पास तो आपको करा देगा या फिर छोटे मोटे मार्क्स तो आपको मिलवा देगा, लेकिन एक्चुअल पर्पस जो है संहिताओं का, वो पर्पस सर्व नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से नॉलेज गेन कर पाओ कि ये नॉलेज आप प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पे रुग्णों की चिकित्सा में यूज कर पाओ, खुद के लाइफ को इंप्रूव करने के लिए यूज कर पाओ, तो आपको ये प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी कि नोट्स से स्टडी करना। सिर्फ नोट्स पढ़ लिए, किसी सीनियर के नोट्स मिल गए, ऑनलाइन रिसोर्सेस पे नोट्स मिल लिए, पॉइंटर्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, तो ये पढ़ने से आप एग्जाम तो पास हो जाओगे, लेकिन एक आइडियल वैद्य, आइडियल चिकित्सक नहीं बन पाओगे। अगर आपको संहिता पढ़नी है तो आपको एक एक सूत्र, एक एक श्लोक से ही पढ़ना चाहिए। और इसी को काउंटर करने के लिए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनसीआईएसएम ने सिलेबस डिजाइन किया है। और इसी संहिता के अध्ययन को इजी बनाने के लिए हमने ये लेक्चर सीरीज
डिजाइन की है। इस लेक्चर सीरीज में हर अध्याय का एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन हम लोग कर सकते हैं, हर श्लोक बाय श्लोक एक एक श्लोक पढ़ के हर श्लोक का डिटेल अर्थ, उसमें अप्लाई होने वाली तंत्र युक्ति, अप्लाई होने वाले अलग अलग नुआंसेस जो हो जाते हैं, कई जगह पे टिकाऊ का रेफरेंस हमें लेना पड़ता है, तो उसको हमने इस लेक्चर सीरीज में इंप्लीमेंट किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका संहिता का नॉलेज इस तरह से हो कि सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज से अगर आप संहिता पढ़ना चाहते हो और एक प्रॉपर नॉलेज और क्लिनिकल बेस्ड नॉलेज, ऐसा नहीं कि सिर्फ थेरोटिकल संहिताओं को बहुत से लोग एक थेरोटिकल पार्ट समझते हैं, लेकिन थेरोटिकल पार्ट ना समझते हुए एक्चुअल अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज अगर आप जानना लेना चाहते हो और एक्चुअल प्रैक्टिस में जो लोग हैं उनके पास से अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये जो लेक्चर सीरीज है आपके लिए बेस्ट है। इसमें हमने चरक संहिता का, अष्टांग हृदय संहिता का डिटेल नॉलेज, डिटेल एनालिसिस एनसीआईएसएम सिलेबस के बेसिस पे और जो जरूरी क्लिनिकल एप्लीकेशन, क्लिनिकल अप्रोच और एनसीआईएसएम सिलेबस में जो जो एडिशनल एक्टिविटीज आपको दी गई हैं उसको इंप्लीमेंट करते हुए ये सिलेबस हमने डिजाइन किया है, ये लेक्चर सीरीज डिजाइन की है। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हो और आपका नॉलेज सीरियसली क्लिनिकल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो जरूर हमारे साथ इस चरक संहिता संहिता अध्ययन लेक्चर सीरीज से जुड़े और अपना नॉलेज अपग्रेड करें। थैंक यू।